हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। सोर्स के आधार पर पॉलीमर तीन प्रकार के होते हैं: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक। फिर हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किए थे: चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर पॉलीमर चार प्रकार के होते हैं: इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो हमारा चौथा कैटेगरी है बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस या मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, सिंथेसिस के आधार पर या पॉलीमराइजेशन के तरीका के आधार पर पॉलीमर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं: एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो थोड़ा सा बच्चों हम लोग यहाँ पर एडिशन और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा जैसे इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और अगर हम इसको HCl के साथ कराएंगे रिएक्शन तो क्या होगा? यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ H और यहाँ पे Cl आया। तो हम यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये पूरा का पूरा HCl इसमें ऐड हो गया है ना। ये हो गया मेरा मेन प्रोडक्ट। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? मेन प्रोडक्ट। क्या यहाँ पर बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एडिशन। क्योंकि यहाँ पर जो रिएजेंट है वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में पूरा ऐड हो गया, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन आप इसे गौर कीजिए, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH ये हमारा एसिटिक एसिड है, और ये HO C2H5 ये अल्कोहल है बच्चों। अगर हम लोग एसिटिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ एसिड की उपस्थिति में कराएंगे तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों मॉलिक्यूल ऐड होगा बच्चों तो यहाँ से मेरा क्या बाहर निकलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर O और C2H5 और प्लस क्या बाहर निकल गया? वाटर। तो यहाँ पर भी इन दोनों का एडिशन हो रहा है। ये हो गया मेरा मेन प्रोडक्ट और ये हमारा हो गया बाय प्रोडक्ट। क्या हो गया बच्चों? ये बाय प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब दो मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और एडिशन के दौरान अगर बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसको हम लोग सिंपली एडिशन बोलते हैं। एडिशन में क्या होता है बच्चों? एडिशन होने के लिए हमेशा हमको अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल चाहिए। अनसैचुरेटेड, जिस मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो जब भी हमारा एडिशन होगा तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल मेरा किस में चेंज होगा? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में चेंज होगा। आप देख सकते हो कि एडिशन में जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके पास पाई बॉन्ड मौजूद है। पाई बॉन्ड मौजूद है और ये पाई बॉन्ड मेरा किस में चेंज कर गया? दो सिग्मा बॉन्ड में चेंज करता है। एडिशन में हमेशा एक पाई बॉन्ड खुलेगा और उसके बदले में दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखते हो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो रहा लेकिन पाई बॉन्ड यहाँ खत्म हो गया। पाई बॉन्ड के बदले में दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब एक पाई बॉन्ड खुल करके दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? एडिशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि एडिशन और कंडेंसेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एडिशन, लेकिन जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और साथ में बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है, तो पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं: एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। चलिए हम लोग एक एक करके दोनों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो दोनों का डेफिनेशन हम लोग एक साथ देखेंगे बच्चों। ठीक है, एडिशन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए, द पॉलीमर्स formed by
repeated addition of monomers without elimination of small molecule are called addition polymers, and this process is called addition polymerization. The polymers formed by repeated addition of monomers with elimination of without elimination of small molecule के बाहर निकले बिना are called addition polymers. इसे हम क्या कहते हैं? addition polymers, and this process is called addition polymerization. अगर मोनोमर यूनिट के बार बार रिपीट करने से जो पॉलीमर बनता है, लेकिन जब वो मोनोमर का यूनिट बार बार रिपीट करेगा तो उनके एडिशन के दौरान किसी भी प्रकार का स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? तो उस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? एडिशन पॉलीमर, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीफिनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एटसेट्रा। बहुत सारे पॉलीमर हैं, आगे और हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए हम पॉलीथीन के थ्रू से दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए इसका नाम है इथीन, है ना? अगर हम इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के रूप में हम लोग ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, R2O2, है ना? देखिए ROOR। अगर O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसको कहा जाता है पेरोक्साइड बॉन्ड। अगर O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा इसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। और जिस कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाएगा वैसे कंपाउंड को पेरोक्साइड कहा जाता है। और अगर ये कार्बन का चेन है तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कहेंगे। तो जनरली हम लोग यहाँ जो कैटलिस्ट लेंगे वो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेंगे, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का जो सबसे फेमस पेरोक्साइड है वो है बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना? बेंजीन का रिंग, C डबल बॉन्ड O, और फिर O और फिर O, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ बेंजीन का रिंग। इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये सबसे फेमस ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है जिसका हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर इथीन का N मॉलिक्यूल लेते हैं। N हमारा यहाँ 100 या उससे ऊपर होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का और भी मॉलिक्यूल है। इस प्रकार से इथीन का यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड खुलेगा, ऐसे बॉन्ड खुलते जाएगा और ये दोनों आपस में क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। फिर ये बॉन्ड खुलेगा, इनके बीच में आपस में बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार से बॉन्ड बनते चला जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इथीन का मॉलिक्यूल आपस में बार बार ऐड हो रहा है तो क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना? जब इथीन के मॉलिक्यूल बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडिशन। तो इसको इस प्रकार से ना लिख करके बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ कर देते हैं N। मतलब ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है वो N टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इसका नाम क्या होगा? इस मोनोमर के नाम के पहले पोली लगा दीजिए, पॉलीइथीन। जनरली एडिशन पॉलीमर जो होते हैं इनका नाम मोनोमर के नाम से ही लिखाता है। मोनोमर के नाम के पहले पोली लगा दीजिए तो मेरा पॉलीमर का नाम हो जाएगा, है ना? तो
तो इसको, इस पॉलीथीन को हम क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमर। अब हम लोग एडिशन पॉलीमर तथा एडिशन पॉलीमराइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। जैसे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो हमारा मोनोमर होगा वो हमेशा क्या होगा, अल्कीन। मोनोमर हमेशा हमारा अनसैचुरेटेड होगा, मतलब मोनोमर के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अल्कीन एंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए कि ये हमारा अल्कीन है, ये हमारा मोनोमर हो सकता है। अगर हम यहाँ H को हटा करके अगर यहाँ Cl लगा दें, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड, है ना, तो ये भी हमारा अनसैचुरेटेड मोनोमर है। या अगर हम लोग यहाँ पर Cl लगा दें, इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल, क्या नाम है इसका, एक्राइलोनाइट्राइल, तो ये भी हमारा एक मोनोमर हुआ, ये अल्कीन का डेरिवेटिव है। या यहाँ पर अगर हम बेंजीन का रिंग लगाते हैं तो इसको बोलते हैं स्टाइरीन, ये हमारा अल्कीन नहीं है बल्कि अल्कीन का डेरिवेटिव है, ये प्योर अल्कीन नहीं है। तो अल्कीन या उसके डेरिवेटिव भी हमारे मोनोमर के रूप में होंगे। मतलब पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन होने के लिए मोनोमर के पास डबल बॉन्ड का होना क्या है, जरूरी, मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है। नंबर टू इसमें क्या होगा बच्चों कि अनसैचुरेटेड मोनोमर्स कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि हम लोग अल्कीन के एग्जांपल आपको दिखाए थे थोड़ी देर पहले कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका N मॉलिक्यूल देखिए हमारा अनसैचुरेटेड है। अगर इसको हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर में। ये हमारा पॉलीमर है, देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर अनसैचुरेशन है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सैचुरेशन है। तो अनसैचुरेटेड मोनोमर हमारा सैचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर और किसी बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नंबर 3 क्या है, रिक्वायर एन इनिशिएटर। इनिशिएटर का मतलब होता है प्रारंभ करने वाला। एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमेशा एक इनिशिएटर की आवश्यकता होती है ना। जनरली इनिशिएटर के रूप में हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, पेरोक्साइड, या कभी कभी कैटलिस्ट भी दिया जाता है, लेकिन जनरली हमेशा इनिशिएटर के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड के रूप में भी बेंजोइल पेरोक्साइड को जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, हम आप लोगों को थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझा देते हैं, ठीक है। कि हाँ, इथीन जो हमारा पॉलीथीन में जो हमारा चेंज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के रूप में लेते हैं हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म आपको समझाते हैं। मैकेनिज्म आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ बोर्ड में देखिए। एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है हमारा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, और एक होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन, है ना। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा होता है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक और एनायनिक का बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ हम फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन को समझाएंगे। ये जो रिएक्शन होता है बच्चों, ये 3 स्टेप में होता है। एक होता है चेन इनिशिएशन, अगला स्टेप है चेन प्रोपगेशन, और थर्ड स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन 3 चरणों में संपन्न होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन, है ना। शॉर्ट में इसको लिखते हैं CI, CP और CT, है ना। तो चलिए हम लोग इसी इक्वेशन को चर्चा करते हैं, है ना। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों हमारा, चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा पेरोक्साइड है ना, बेंजीन का रिंग C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ O और फिर सिंगल बॉन्ड O, और फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर बेंजीन का रिंग, इसका नाम बेंजोइल पेरोक्साइड है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों,
ये हमारा टूट जाता है रेडिकल में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। देखिए आधा एरो दिखाए हैं, आधा एरो दिखाने का मतलब होता है कि इस बॉन्ड का होमोलिसिस होगा, दोनों एटमों पर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का चीज बनेगा, बेंजीन का रिंग हो जाएगा बच्चों, और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक बिंदु, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही मेरा एक बिंदु है। ऐसा ऐसा स्पेसिस हमारे पास दो बनेगा, लेकिन ये अनस्टेबल होता है बच्चों, ये फिर से टूट जाएगा, है ना। ये जो बॉन्ड हमारा यहाँ, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, तो कुछ इस प्रकार बनेगा बेंजीन का रिंग, है ना। और यहाँ पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस कार्बन के पास और एक जा रहा है यहाँ पर, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ O, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है और एक यहाँ से आएगा यहाँ पर। अब क्या होगा बच्चों, ये और ये मिल करके, ये और ये मिल करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा CO2। चूंकि ये दो था तो ये भी हमारा 2 बनेगा और ये भी हमारा 2 बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है फिनाइल, फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल इसका नाम है। ये अटैक करेगा इथीन के मॉलिक्यूल पर, तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये अटैक करेगा इथीन के मॉलिक्यूल पर। देखिए इथीन का मॉलिक्यूल, सबसे पहले ये मेरा बेंजीन का रिंग C6H5, चलिए रिंग के रूप में ही बना देते हैं, ये बेंजीन का रिंग और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। ये रिएक्शन, ये अटैक करेगा इथीन के मॉलिक्यूल पर। अभी यहाँ क्या होगा बच्चों, ये जो पाई बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा। रिंग यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है। अब क्या होगा, ये और ये मिल करके बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इसके पास जो रेडिकल था वो तो खत्म हो गया, लेकिन रेडिकल कहाँ उत्पन्न हुआ, इस कार्बन के पास देखिए उत्पन्न हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर चेन का बनना शुरू हो गया है, ठीक है। इसलिए इसको नाम दिया गया है चेन इनिशिएशन। चेन का बनना यहाँ प्रारंभ हो गया है, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, चेन प्रोपगेशन, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या है, चेन प्रोपगेशन। इसमें क्या होगा कि ये अल्कीन के एक और मॉलिक्यूल से करेगा रिएक्शन। तो चलिए हम इस रिंग को ऐसे लिख लेते हैं, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर रेडिकल है ना। ये अटैक करेगा अल्कीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ। अब क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके साथ मिल करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जब टूटेगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। अब क्या होगा बच्चों, ये और ये मिल करके, ये और ये मिल करके आपस में बॉन्ड बना लिए। देखिए इसका रेडिकल खत्म हो गया, लेकिन रेडिकल यहाँ पे उत्पन्न हो गया, तो चेन का देखिए लंबाई थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से इथीन के एक और मॉलिक्यूल पे जाकर अटैक करेगा, तो फिर मेरा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अब देखिए कैसा बन जाएगा, C6H5 CH2 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 चार बार है, CH2 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 और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये और ये मिल करके आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ते जाएगा। देखिए हमारा चेन का लंबाई क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर इथीन का मॉलिक्यूल हर स्टेप में ऐड होते जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है ना,
ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं, यहां समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे चेन हमारा क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। चेन का लंबाई हर स्टेप में इंक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और यहाँ पर देखिए हर स्टेप में रेडिकल का निर्माण हो रहा है, तो इसको कहा जाता है, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जनरली फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मेरा पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा ये रेडिकल बनते हुए संपन्न हो रहा है। ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो चेन ग्रोथ क्यों बोलता है, आपको समझ में आ गया होगा, ये बिंदु भी समझ में आ रहा है। नो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या यहाँ पर जब इथीन के मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर किसी प्रकार का बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए बॉन्ड खुला, इसके साथ ऐड हो गया, बदले में कुछ भी मेरा बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ चेन प्रोपगेशन। अब चेन का लंबाई बढ़ रहा है तो कहीं तो जाके ये अंत करेगा। तो जहां पर चेन का बनना स्टॉप होगा उस स्टेप को हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन। मतलब वैसा स्टेप बच्चों जिसमें रेडिकल का निर्माण नहीं होगा, जो रेडिकल है वो खत्म हो जाएगा, नया रेडिकल नहीं बनेगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए इसके पास रेडिकल था, इसके साथ रिएक्शन किया तो इसका रेडिकल तो खत्म हुआ, लेकिन रेडिकल यहाँ पर उत्पन्न हो गया। मैंने यहाँ रेडिकल खत्म हुआ तो रेडिकल यहाँ आ गया। अभी यहाँ रेडिकल खत्म हो रहा है तो रेडिकल यहाँ उत्पन्न हो गया। मैंने यहाँ पर हर स्टेप में रेडिकल बन ही रहा है, लेकिन जो हमारा अंतिम स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन, वहां पर रेडिकल नहीं बनेगा। तो चेन का टर्मिनेशन कैसे होगा बच्चों, वो अब आपको दिखाते हैं। इसको हटा देते हैं, है ना। अगला स्टेप हमारा है चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन बच्चों दो तरह से हो सकता है, एक तो कॉम्बिनेशन के द्वारा और एक होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। चेन टर्मिनेशन दो तरह से हो सकता है, एक मेथड है बाय कॉम्बिनेशन और एक मेथड है बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन के द्वारा और डिस्प्रोपोर्शनेशन के द्वारा चेन का टर्मिनेशन कैसे होगा। देखिए इसी मॉलिक्यूल को लेते हैं बच्चों, हम यहाँ जो मॉलिक्यूल देख रहा है इसको हम ले रहे हैं C6H5CH2 CH2 CH2 CH2। ये तो काफी लंबा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसे करके हम लोग ऐसे होल एन कर सकते हैं। ये मेरा एक चेन हो गया बच्चों, और इसी का एक दूसरा चेन ले रहे हैं हम लोग C6H5CH2 यहाँ पर होल एन, है ना, और CH2 ऐसा ऐसा हम लोग दो चेन लिए। इस प्रकार का हम लोग दो चेन लिए हुए। अब क्या होगा बच्चों कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। देखिए चेन मेरा लंबा चेन हो गया है। अब इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब रेडिकल खत्म हो गया। अब चेन का जो लंबाई बढ़ रहा था वो रुक जाएगा, इसको हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन। तो इसको कहेंगे हम लोग बाय कॉम्बिनेशन। एक बार फिर से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में क्या किए बच्चों, शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिए, तो रेडिकल खत्म हो गया। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि एक चेन का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे चेन का रिडक्शन होगा। मतलब एक में से H बाहर निकलेगा और दूसरा H ग्रहण करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम मॉलिक्यूल में होता है तो उसे कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो देखिए कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर ये C6H5
CH2 इसको होल N कर देते हैं और CH2 यहाँ पे रेडिकल है और इसी का हम लोग एक चेन और लेते हैं C6H5 CH2 चलिए यहाँ होल N कर देते हैं और CH2 यहाँ पे रेडिकल है। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो बगल वाले कार्बन का जो H था यहाँ से बाहर निकलेगा, माने इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ही पास शिफ्ट होगा। तो जब बच्चों जब ये बॉन्ड टूटेगा, देखते जाइएगा, यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। अब ये और ये मिल करके आपस में यहाँ बॉन्ड बना लिए, डबल बॉन्ड, और ये H रेडिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये H रेडिकल यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल गया और ये H रेडिकल यहाँ पर आ गया और ये मिल करके बॉन्ड बना लिया। देखिए रेडिकल यहाँ पे खत्म हो गया, रेडिकल यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से H बाहर निकला तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन आया तो इसका रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है, क्योंकि दोनों चेन तो हमारा सेम था, तो इसको कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ज्यादा कॉमन हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलीइथीन का जो फॉर्मेशन हुआ, ये रेडिकल बनते हुए संपन्न हुआ, मतलब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर हमको एक इनिशिएटर की आवश्यकता हो गई थी, रिक्वायर एन इनिशिएटर लाइक पेरोक्साइड और कैटलिस्ट। यहाँ पर इनिशिएटर के रूप में हम लोग क्या लिए थे, बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर बेंजोइल पेरोक्साइड हम लोग नहीं लेते तो रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता, रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता तो ये मैकेनिज्म भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एडिशन पॉलीमर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर। इसको भी हम याद रखेंगे बच्चों कि पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है पूर्णांक गुणनखंड, पूर्ण संख्या गुणनखंड। चलिए आपको अल्कीन से ही समझाते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 N मॉलिक्यूल, इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे N आ रहा है। चलिए बच्चों आपको समझाने के लिए इस N को हम मान लेते हैं 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। इसका मास कितना होगा, 12 दूनी 24, कार्बन का 12 होता है ना, यह 24 हो गया, और 2 और 2 4, 4 4 8 28। मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 28 mu। अब इस पूरे का मास कितना होगा बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका 100 मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ एक मॉलिक्यूल का मास लिखे हुए हैं, और ये पूरा हमारा 1 मॉलिक्यूल है, तो पूरे का मास कितना होगा, 12 दूनी 24। 24 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 2400 हो जाएगा, और 2 और 2 4, और 4 को 100 से गुना करेंगे हम लोग, 2 और 2 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, 0082। तो देखिए इसका जो मास है बच्चों, क्या ये 100 इंटू 28 आया, बिल्कुल इसका मास 28 था, इसका 100 मॉलिक्यूल रिपीट हुआ तो मेरा एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। तो चूंकि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ जितना मॉलिक्यूल था वो सारा मॉलिक्यूल का मास इसके मास के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, इसका जो मास होगा ये इसके एक मॉलिक्यूल के मास के 100 गुना के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि इसका इथीन का 200 मॉलिक्यूल भाग लिया रहता, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते 200, तो इसका मास कितना आता, इसका मास क्या हो जाता बच्चों, 200 इंटू 28 आता। तो देखिए 28 हमारा मोनोमर का मास है, 28 किसका मास है, मोनोमर का। तो मोनोमर के मास को हम लोग एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा पॉलीमर का मास निकल जा रहा है। तो क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जो भी इसका मास होगा
इसके सारे मॉलिक्यूल के मास के जोड़ के बराबर होगा। अगर कुछ और बन रहा होता तो ऐसा नहीं आता, क्योंकि इसका कुछ मास बाय प्रोडक्ट बनने में भी खर्च होता, तो यहाँ तो ये बन नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एडिशन पॉलीमर का जो मास होगा वो मोनोमर के मास के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट बोल रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एडिशन पॉलीमर इज सेम एज देयर मोनोमर। मतलब पॉलीमर का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो मोनोमर के एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर होगा। अब बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पर एन और यहाँ पर एन कर देते हैं। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ में से क्या कॉमन निकलेगा? 6 कॉमन निकल जाएगा तो CH2O आएगा, तो ये हो गया ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये क्या हो गया बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो फॉर्मूला बचता है उसे बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2 और हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 4 है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2 और n से मल्टीप्लाई हमने 2n और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4n। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? CH2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ से 2n कॉमन निकलेगा तो C और यहाँ से 2n कॉमन निकल गए तो 2 रह गया। देख लीजिए ये हमारा पॉलीमर है, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हमारा मोनोमर है, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है। इसके पीछे भी वही रीजन है कि क्यों सेम रहा, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। अगर बाय प्रोडक्ट बन रहा होता तो भैया दोनों का फॉर्मूला हमारा सेम नहीं आता। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एडिशन पॉलीमर का हमेशा मोनोमर के ही बराबर होगा, है ना? समझ पाएंगे? और फिर से रिपीट करें। चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है? 4, तो 2 कॉमन निकाल देंगे बच्चों तो CH2 रह जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? C 2 है और n से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n और 2 और 2 4 और n से मल्टीप्लाई कर देंगे 4n। यहाँ से 2n को कॉमन निकाल दीजिए, 2n को कॉमन निकाल दीजिए तो CH2 बचेगा। देखिए दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, और एडिशन पॉलीमर्स आर जनरली होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर आपको पता होगा, जिसमें मोनोमर सेम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? होमोपॉलीमर। जैसे ये हमारा पॉलीथीन है, तो अगर आपसे पूछेंगे हम लोग कि पॉलीथीन का मोनोमर बताइए तो आप सिर्फ इथीन बताओगे, क्योंकि पॉलीथीन तो सिर्फ इथीन से बना हुआ है। तो वैसा पॉलीमर जिसमें एक ही प्रकार का मोनोमर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? होमोपॉलीमर। तो जितने भी एडिशन पॉलीमर्स हैं वो जनरली क्या होते हैं बच्चों? होमोपॉलीमर। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। ब्यूना एन और ब्यूना एस भी हमारा एडिशन पॉलीमर है। ब्यूना एन और ब्यूना एस भी हमारा एडिशन पॉलीमर है, लेकिन ये दोनों होमोपॉलीमर नहीं है, ये दोनों कोपॉलीमर है। ये आपको आगे पता चलेगा जब इन दोनों के बारे में बताएंगे। तो बच्चों ये एडिशन पॉलीमर के बारे में कुछ बातें थी, एक बार आपको फिर से रिविजन करवा देते हैं कि मोनोमर अल्कीन होगा चाहे उसका डेरिवेटिव होगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड मोनोमर सैचुरेटेड पॉलीमर में कन्वर्ट होता है और किसी भी प्रकार का बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक इनिशिएटर की आवश्यकता होती है, जो आपका पेरोक्साइड हो सकता है या कैटलिस्ट भी हो सकता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इसमें बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है और पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट, एडिशन पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट का पूर्ण संख्या गुणनखंड के बराबर होगा। और एडिशन पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला मोनोमर के एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होता है। और एडिशन पॉलीमर जनरली होमोपॉलीमर होते हैं।
इसका एक्सेप्शन है ब्यूना एस और ब्यूना एन, ठीक है। अब हम लोग एडिशन पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। तो एक तरफ बच्चों हम क्लास लिखते हैं और दूसरा तरफ इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एडिशन पॉलीमर को मेनली 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा पॉलीअल्कीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन और पॉलीस्टाइरीन। ये 3 फेमस एग्जाम्पल हैं। पॉलीअल्कीन है और दूसरा हैलोअल्कीन, अल्कीन में हैलोजन लगा हुआ रहेगा। इसका एग्जाम्पल होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन, ठीक है। फिर पॉलीएक्राइलेट, इसका एग्जाम्पल होगा PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और PMMA पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, सबके बारे में भी आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे अब हम लोग। और एक इसका कैटेगरी है पॉलीडाइंस, इसका एग्जाम्पल है ब्यूना एन और ब्यूना एस। तो बच्चों ये हमारा एडिशन पॉलीमर का क्लास हुआ, पॉलीअल्कीन, पॉलीहैलोअल्कीन, पॉलीएक्राइलेट और पॉलीडाइंस, और ये उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इन चारों को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 है हमारा पॉलीअल्कीन, ठीक है। इसमें हम लोग मोनोमर क्या लेंगे, मोनोमर हमारा क्या होगा बच्चों, अल्कीन। मोनोमर इसमें हमारा क्या होगा, अल्कीन, ठीक है। और ये किस प्रकार का पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। हम लोग शुरू में हेडिंग दे चुके हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल यहाँ लिखाए भी है ना। इसका एग्जाम्पल है हमारा पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन और पॉलीस्टाइरीन। चलिए अब हम लोग इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हमारा हेडिंग है पॉलीथीन को बच्चों हम लोग पॉलीइथाइलिन भी बोलते हैं, पॉलीथीन को हम लोग पॉलीइथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। यहाँ पॉलीथीन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के। चलिए स्मॉल ए करते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और बी नंबर है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब नंबर स्मॉल ए हेडिंग दीजिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। इसका मोनोमर क्या होगा बच्चों, मोनोमर तो हमारा इथीन ही होगा। इथीन का फॉर्मूला आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इथीन बोलते हैं हम लोग, है ना। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन का जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, वो हम लोगों को याद रखना है। इसमें हम लोग प्रेशर कितना लेंगे, 1000 से 2000 ATM,
टेम्परेचर क्या लेंगे बच्चों, 350 से 570 केल्विन, 350 से 570 केल्विन। और यहाँ पर इनिशिएटर के रूप में किसको लेना है बच्चों, पेरोक्साइड, वही बेंजोइल पेरोक्साइड। इनिशिएटर के रूप में किसको लेना है, पेरोक्साइड, इनिशिएटर। तो कंडीशन हम लोग याद रखेंगे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इन दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही अलग अलग है। दोनों का मोनोमर इथीन ही होगा, दोनों प्रकार के प्लास्टिक इथीन से ही बनेंगे, लेकिन जो बनाने का जो कंडीशन है वो दोनों में अलग अलग है। देखिए हमारा इथीन है, इथीन, इसका हम लोग N मॉलिक्यूल लेंगे। कंडीशन क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर लेंगे हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर के रूप में। 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर लेंगे और 1000 से 2000 एटीएम प्रेशर लेंगे। तो जिस पॉलीथीन का निर्माण होगा वो होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन, प्रॉपर्टीज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन। नंबर 1, it is branched चेन पॉलीमर। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा पॉलीमर है बच्चों ब्रांच्ड चेन। क्योंकि ब्रांच्ड चेन होगा, है ना, ब्रांच्ड चेन होगा तो चेन दूर दूर होंगे, चेन दूर दूर होंगे तो ये कम घना होगा, कम डेंस होगा, ठीक है। और इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नंबर 2 क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसके आर पार बिल्कुल हम साफ साफ देख सकते हैं, क्लियर। नंबर 3 लिखिए, इट हैज लो डेंसिटी, इट हैज लो डेंसिटी। इसका जो डेंसिटी होता है बच्चों वो क्या होता है, लो। और चौथा नंबर प्रॉपर्टी है इट्स इनर्टनेस, टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लो। मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन का इनर्टनेस का मतलब होता है अक्रियापन, मतलब किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने का गुण, है ना। तो ये इसका जो इनर्टनेस होता है ये इनर्ट होता है, जल्दी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इसका टफनेस मतलब उसकी मजबूती, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खींचने की क्षमता, ये कितना तनाव को वो सह सकता है, ये सब क्या होते हैं, लो। ये कम मजबूत होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होता है। 5वां लिखिए, इट इज यूज्ड टू मेक स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स। स्क्वीज बॉटल्स, है ना, जिन बॉटल से बच्चों को दूध पिलाया जाता है, देखिए थोड़ा मुलायम होते हैं। उस बोतल को अगर हम लोग हाथ से अगर हम दबाते हैं तो दब जाएगा, लेकिन जब प्रेशर को हटाएंगे बच्चों तो फिर से वो वापस अपने शेप में आ जाता है। एक जो पानी वाला जो बोतल आता है जो 10 रुपये में मार्केट में मिलता है, ठीक है, उस बोतल को देखिएगा वो थोड़ा हार्ड होता है, उसको आप मचोड़िएगा तो मचड़ा जाएगा। लेकिन जो बच्चों को दूध पिलाने वाला जो बोतल होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसे ही कहा जाता है स्क्वीज बॉटल्स। टॉयज खिलौना, फ्लेक्सिबल पाइप्स, फ्लेक्सिबल पाइप का मतलब होता है मुलायम पाइप, ठीक है। इन सब चीजों को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एटसेट्रा। देखिए मेरे हाथ में देखिए तार है, देखिए आपको तार दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर।
ये भी हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर कंडीशन याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। अब नंबर बी हम लोग पढ़ेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। चलिए हम यहीं पे चेंज कर देते हैं। आप लोग पहले नंबर ए लो डेंसिटी पॉलीथीन को लिख लीजिए, इसके बाद नंबर बी हम लोग लिखेंगे बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP, इसका मोनोमर इथिन होगा। इसका प्रिपरेशन, इसमें प्रेशर लेते हैं 6 से 7 atm, 6 to 7 atm। टेम्परेचर इसमें होता है 333 से 343 केल्विन, 333 to 343 केल्विन। और इसमें बच्चों हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट का नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसमें जिस कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं इसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? C2H5O3 एल्युमिनियम प्लस TiCl4, है ना। इसका नाम हम बोल देते हैं ट्राइथाइल एल्युमिनियम और टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। ट्राइथाइल एल्युमिनियम प्लस टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बच्चों, है ना। मोनोमर तो हमारा इथिन ही होगा, कंडीशन को यहाँ चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग C2H5O3 एल्युमिनियम प्लस TiCl4, 333 to 343 केल्विन और 6 to 7 atm प्रेशर। तो मेरा क्या बन जाएगा बच्चों? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्योंकि डेंसिटी हाई है तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा? इट इज लीनियर पॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर है स्टूडेंट्स? लीनियर। इट इज लीनियर पॉलीमर। इट इज ट्रांसलूसेंट। ये कैसा होता है बच्चों? ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में क्या अंतर है? दोनों का मतलब पारदर्शी होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि ज्यादा क्लियर हमको आर पार दिखाई देगा, लेकिन ट्रांसलूसेंट में कम धुंधला धुंधला हमको दिखाई देगा, धुंधला। और एक होता है ओपेक, इसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, उसको हम बोलते हैं ओपेक। और हल्का फुल्का दिखाई देगा तो ट्रांसलूसेंट, और बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा तो ट्रांसपेरेंट। देखिए इसका डेंसिटी हाई है। अगर घना घना रहेगा तो घना प्लास्टिक अगर आर पर आप देखोगे तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा लेकिन धुंधला, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। इट हैज हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी क्या होगा बच्चों? हाई होगा। इट्स इनर्टनेस, टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाई, है ना। इसका ये तीनों चीज क्या होगा? हाई। ये लो डेंसिटी पॉलीथीन की तुलना में ज्यादा अक्रिय होगा, ज्यादा मजबूत होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। इट इज यूज्ड टू मेक buckets, dustbins, bottles, टॉयज एक्सेट्रा। इससे भी हमारा बॉटल बनेगा, लेकिन ये थोड़ा हार्ड बॉटल होगा, ठीक है। बकेट मतलब बाल्टी, डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे का क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।